हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिकल क्लासेस, आपके अपने खुद के चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरे के बारे में। और ये वीडियो होने वाली है आपके पास सिंगल शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम एंटायर लेक्चर के अंदर एरे के बारे में बात करेंगे और पूरे के पूरे एरे को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एरे। देखिए, एरे इन जावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, एरे होता क्या है, अगर हम बात करें, विल टॉक अबाउट दी सिंगल डायमेंशनल एरे फर्स्ट। तो सिंगल डायमेंशनल एरे होता है आपके पास, जैसे हम लोगों ने क्या किया, हमने एक लीनियर मैनर में कुछ एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया। हम बोल सकते हैं कंटिन्यूस मैनर में हमने एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया। जैसे ये 2 -3, देन वी हैव 5 6 8 7। सो दिस इज एन एरे। अब एक बात और समझनी है, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग समझते थे कि सेट की डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पर एरे भी वही चीज है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि एरे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम एरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की वैल्यू को स्टोर करेंगे। जैसे इस एरे के बारे में बोलूं, इट इज एन एरे ऑफ इंटीजर्स। तो आपको इंटीजर के अलावा यहां पर आपको कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है, तो इसलिए ये हुआ आपके पास एरे ऑफ इंटीजर। सो एरे बेसिकली आपको क्या करना है, एरे जो वैल्यू स्टोर करेगा वो सारी की सारी वैल्यू स्टोर करेगा, सिंगल टाइप की वैल्यू। अब एरे के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस मैनर में यहाँ पर एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, तो यहाँ पर इंडेक्सिंग भी होती है। इंडेक्सिंग का मतलब होता है पोजीशन। बहुत लोग समझते हैं इंडेक्सिंग क्या होता है। इंडेक्सिंग होता है दैट वी आर गिविंग दी पोजीशन टू अ रेस्पेक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास 0 है, ये 1 2 3, देन वी हैव 4, देन वी हैव 5। तो इस एरे के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग एक बात और समझते हैं कि यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है वो आपकी 1 से क्यों नहीं शुरू होती है, 0 से क्यों शुरू होती है। सो सबसे पहले इसी चीज को समझते हैं। देखिए, जो पहली इंडेक्सिंग है, सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं कि एरे जो है, एरे फॉलो करता है आपके पास कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। नाउ टू अंडरस्टैंड द कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, हम एक फिजिकल मेमोरी को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। देखिए, हमारे पास जो फिजिकल मेमोरी होती है, फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टीशन। यानी कि क्या होता है, डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टीशंस। तो हम क्या करते हैं, एक हमने फिजिकल मेमोरी का छोटा सा एक ब्लॉक बना दिया, और इस ब्लॉक के अंदर हम देखते हैं कि एरे को हम कैसे स्टोर करते हैं। हमने यहाँ पर अपनी मेमोरी के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए हैं। अब क्योंकि हम लोग इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, तो हर एक ब्लॉक का जो साइज है ये आपके पास 2 बाइट होगा। हर एक ब्लॉक का साइज कितना है, 2 बाइट है, तो हमारे पास 2 बाइट्स के ब्लॉक्स हैं। नाउ इन केस ऑफ एड्रेस, अब देखिए हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने एड्रेस लिया 1025, इसका 1026, 1027, 1028, नाउ वी हैव 1029, 1030, 1031 एंड सो ऑन। अब हमको ये एलिमेंट्स को स्टोर करना है, तो सबसे पहले जो आपके पास एलिमेंट स्टोर हुआ वो 2, देन वी हैव -3, देन वी हैव 5 6 8 और 7। अब कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब यही होता है कि एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 बाय 1 यानी एक के बाद एक स्टोर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एड्रेस के हिसाब से बात करें, तो पहले वाला जो एलिमेंट है उसका एड्रेस कितना है, 105। तो अगर हमें सेकंड वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो क्या ये नहीं कर सकते कि अगर हम पहले वाले एलिमेंट के एड्रेस के अंदर 1 प्लस कर दें, तो हमको हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है उसका एड्रेस मिल जाएगा। किसका मिलेगा, सेकंड का। नाउ इन केस अगर हम 1025 के अंदर हम 2 ऐड कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो थर्ड एलिमेंट है उसका एड्रेस मिलेगा।
तो ये क्या हुआ, हमने हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना तो सीख लिया, लेकिन यहाँ पर इंडेक्सिंग हम 0 से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि एरे को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल चाहिए, जैसे हमने दिया ए वेरिएबल। सो अगर हम ए वेरिएबल के लिए भी एड्रेस स्टोर करेंगे तो ए वेरिएबल को हमको यहाँ स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक एड्रेस वेस्ट होगा। इसीलिए हमने क्या किया, ए वेरिएबल विल पॉइंट टू दी फर्स्ट एड्रेस ऑफ द एरे एलिमेंट, फर्स्ट एड्रेस, और इस एड्रेस को हम लोग बोलते हैं बेस एड्रेस। सो इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी एलिमेंट इन एन एरे, अगर मुझे यहां पर 5th एलिमेंट को एक्सेस करना है तो सिंपल बात है, दैट इज बेस एड्रेस प्लस हमने 4 लिख दिया। तो बेस एड्रेस प्लस 4 लिखा, हम लोग एरे में कहां पहुंच गए, जहां पर आपके पास जो 4th एलिमेंट है वो स्टोर है। तो हमने यहां पर +4 किया, वी आर ऑन दी 4th पोजिशन, तो आपके पास ये आ गया 4th एलिमेंट। तो लिटरली इट इज अ 5th एलिमेंट, बट हमने यहां पर देखा क्योंकि बेस एड्रेस की वैल्यू खुद 0 होती है और बेस एड्रेस भी फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर करता है, इस बात को समझना। सो एरे का हमने इसलिए बनाया, तो एरे आपके पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता है और वहां पर एक ही वेरिएबल से जो बेस एड्रेस है और पहला एलिमेंट है, उन दोनों की एड्रेसिंग एक ही एलिमेंट से होती है। वो ये रीजन मैंने बताया क्योंकि अगर हम अलग अलग करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो एड्रेस होगा वो वेस्ट होगा। सो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दैट एड्रेस, हमने पहले एलिमेंट का और जो वेरिएबल है उसका एड्रेस हमने यहाँ पर सेम रखा। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को मत करना कि यहाँ पर इंडेक्सिंग 1 से शुरू होती है, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है, और 0 को हम लोग एरे का बेस एड्रेस बोलते हैं, जो लिटरली आपके पास जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल के एड्रेस को भी पॉइंट करता है। नाउ आपके पास इफ वी आर राइटिंग दैट इज इंटीजर a इज इक्वल टू 5, अब आपके पास एक ये वेरिएबल ये भी है आपके पास, लेकिन ये वेरिएबल आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहा है। फॉर एग्जांपल a के पास एड्रेस है एंड वी हैव अ वैल्यू हियर 5। सो वेरिएबल हमेशा एड्रेस स्टोर करता है और उस एड्रेस के ब्लॉक में, यानी कि 2 बाइट का ब्लॉक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर वैल्यू होती है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वेरिएबल वैल्यू स्टोर करता, नहीं, वेरिएबल हमेशा एड्रेस स्टोर करता है। वैल्यू बेसिकली जो प्रेजेंट होती है, वैल्यू हमारे पास जो ब्लॉक होता है जिसका एड्रेस ए के पास है उसके अंदर होती है। अब जैसे हमें 10 ये एलिमेंट्स से इतने सारे एलिमेंट्स को स्टोर करना है तो मुझे हर बार लिखना पड़ेगा b इज इक्वल टू 6, देन वी हैव इंटीजर c इज इक्वल टू 9। तो जितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास, मैंने क्या किया, हर एक बार हर एक एलिमेंट का मैंने एड्रेस किया। तो जहां पर आपके पास वी हैव 6 एलिमेंट्स हियर, तो मुझे क्या करना पड़ा, यहां पर 6 एड्रेस को स्टोर करना पड़ा। तो इसी चीज को देखते हुए, इस ड्रॉबैक को देखते हुए हमने एरे बनाया। तो बेसिकली एरे है, एरे होता है आपके पास, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स विच आर स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस मैनर, विच आर स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर होते हैं। ठीक है, अब ये चीज इसलिए की हमने, और एरे को हम लोग ये बोलते हैं इट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, दैट इज हमने ये मॉडिफाइड डेटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जैसे हमारे पास इंटीजर हो गया, फ्लोट है, तो दीज आर योर प्रिमिटिव डेटा टाइप। एक बहुत क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप आपके पास जो होते हैं, प्रिमिटिव हुआ आपके पास इंट, देन यू हैव फ्लोट, देन यू हैव डबल, और नॉन प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है जो हमने कलेक्शन से बनाए हैं। जैसे वी हैव अ स्ट्रिंग, देन वी हैव एरे, पाइथन में लिस्ट होती है। तो दीज आर योर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये क्वेश्चन आपको समझना है, प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो बहुत ही बेसिक डेटा टाइप होते हैं और उनको हम इस्तेमाल करते हैं एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए। जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को मॉडिफाई करते हैं तो हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाते हैं, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, साथ में इनके रिगार्डिंग कुछ आपके पास फंक्शन भी होते हैं। सो दिस इज अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ एन एरे। अब एरे के अंदर हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नाउ इन केस वी वांट टू एक्सेस एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे, ये आप समझ के बेस कॉन्सेप्ट
जो बेस एड्रेस कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एरे ए, तो अगर मैंने लिखा दैट इज एरे ऑफ 5, नाउ दिस इज द एड्रेस, दिस इज एड्रेस। सो फिफ्थ एड्रेस पे आपके पास कौन सा एलिमेंट है, आपके पास कौन सा है, 7, तो ये आता है। देन यू आर राइटिंग एरे ऑफ 3, यानी थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास 6 है। नाउ इन केस यू राइट एरे ऑफ 10, यहां पर आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इट विल गिव आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स, यानी एरे में उस पोजीशन पे कोई भी आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो दिस इज अ केस ऑफ एन एरे। नाउ अब हम सीखते हैं कि एरे को हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं और एरे के अंदर हम एलिमेंट्स को एंटर कैसे कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज एन एरे, initialization of an array, तो एरे को इनिशियलाइज करने का एक तरीका तो यह है, पहले मुझे उसका टाइप बताना पड़ेगा, दैट इज ये सिंटेक्स लिख रहा हूं, डेटा टाइप। देन वी हैव द एरे नेम इज इक्वल टू न्यू, देन वी हैव डेटा टाइप, देन वी हैव द साइज। साइज इंडिकेट्स बेसिकली कितने आप एलिमेंट्स वहां पर स्टोर कर रहे हो। सो दिस इज एन इनिशियलाइजेशन ऑफ अ सिंगल डायमेंशनल एरे। अभी हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ेंगे, देन वी मूव टू डबल डायमेंशनल एरे। तो यहां पर सिंगल डायमेंशनल एरे को, नाउ वी टेक एन एग्जांपल, हम एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करना है, विल राइट हियर इंटीजर, देन वी राइट द एरे नेम एंड एरे का टाइप, दिस डिनोट्स द टाइप ऑफ एन एरे। ये जो ब्रैकेट है आपके पास, ये टाइप बता रहा है, एंड इट इज अ सिंगल डायमेंशनल है, ये सिंगल डायमेंशनल है आपके पास। is equal to, write new, we write here int, then we write here 10. So this is an array with a size of 10 elements, यानी कि इस एरे के अंदर हम लोग 10 एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। सिंपल। एक चीज और, अगर हमें स्ट्रिंग का या कैरेक्टर का एरे करना है, सो अगर हमने लिखा दैट इज स्ट्रिंग, एरे का नाम 80 इज इक्वल टू न्यू string, and here we assign the name, sorry size we have 7. So this is an array which can hold 7 strings into it. अगर हम इसको देखें तो ये array ऐसा हो सकता है आपके पास, that is it is an array. For example, we are writing the name of an element, that, then we have cat, cow, then we have lion, one, two, three, four, 5. Then we have your so this is an array in which we have 7 strings. Indexing देख लें, 0, 1, 2, 3, then we have 4, 5, 6. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ऐसा एरे है आपके पास जहाँ पर हमारे पास अलग अलग स्ट्रिंग प्रेजेंट है। तो दिस इज एन एरे ऑफ, अगर हम बोले तो दिस इज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। सो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे वी कैन डिफाइन एन एरे। नाउ इन केस दिस इज एन एरे ऑफ इंटीजर्स, हम लोग बोल सकते हैं जो हमने यहाँ डिक्लेयर किया, यानी ये क्या है आपके पास, एरे ऑफ इंटीजर्स है आपके पास। सो ऐसे ही हम लोग एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इनिशियलाइज देख लिया हमने। अब दूसरा तरीका एरे को इनिशियलाइज करने का है, उसको हम बोलते हैं एरे इनिशियलाइजर। एरे इनिशियलाइजर दिस इज ए मेथड ऑफ एरे इनिशियलाइजर। यहां पर हमें सिंपल क्या करना होता है, आप इसका सिंटेक्स देख सकते हैं। हमें यहां पर सिंपल एरे का नाम लिखना है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहां पर हमें एलिमेंट्स को पुट करना है।
जितने भी आपके पास एरे के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनको पुट करना है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वी हैव एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वी हैव एन एरे 80, एरे टाइप है, इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर लिख दिया दैट इज 1 2 3 9 6 50 60। दिस इज एन एरे इनिशियलाइजर मेथड। जहां पर आपने एरे को इनिशियलाइज किया उसके साथ में आपने सारे के सारे एलिमेंट्स को वहां पर ही इनिशियलाइज कर दिया। तो यहां पर तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम बाय लूप और बाय मैनुअल डिक्लेरेशन हम यहां पर एलिमेंट्स को डाल सकते हैं। यहां पर हमने सीधा सीधा क्या किया, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे हमने उनके अंदर क्या किया, उनको एंटर कर दिया। लॉजिक समझ गए आप लोग। सो अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हम एक सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर एलिमेंट्स को कैसे पुट कर सकते हैं, और अगर किसी एलिमेंट को हमें सर्च करना है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। देखिए, नाउ दिस इज अ प्रोग्राम टू राइट अ प्रोग्राम इन जावा to enter 10 elements into a single dimensional array. And print each of them, या print some of them. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें एक एरे के अंदर हमें एलिमेंट्स को पुट करना है, 10 इंटीजर एलिमेंट्स को, और फिर उनका सम करना है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में यही सीखना है कि हम लोग एरे के अंदर एलिमेंट्स को एंटर कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, यूजर से एलिमेंट्स पूछ रहे हैं तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा स्कैनर क्लास। तो राइट है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। नाउ यू डिक्लेयर अ क्लास radical, then we have the main method, public static void main, then we have string arguments. string argument से लिखा है कि जो आपके पास main method होता है, it takes the arguments in the form of string. then you initialize an array. so right here that is array है आपके पास integer type का, हमने लिखा ए एरे का नाम है, और इज इक्वल टू न्यू इंट, ये हमने उसका साइज डाल दिया। ठीक है, दिस इज द साइज ऑफ एन एरे। सो दिस इज एन इनिशियलाइजेशन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। ये हमने इनिशियलाइज किया है 1D एरे। 1D मीन्स सिंगल डायमेंशन एरे को हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या करते हैं, हमको इसके अंदर एलिमेंट्स को एंटर करना है, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। राइट हियर स्कैनर SC is equal to new scanner, and write here system dot in. ये स्कैमर नहीं, ओके, दिस इज स्कैनर, डू नॉट ट्रीट इट एज स्कैमर। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। लूप लगाने के बाद एरे के अंदर एलिमेंट एंटर करते हैं। हमने यहाँ पर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दिया। सो 10 एलिमेंट्स को एंटर करना, तो राइट हियर फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 एंड i शुड बी लेस देन 10, राइट हियर i प्लस प्लस। इंडेक्सिंग यहाँ पर 0 से शुरू करेंगे। अभी मैंने बताया बिकॉज एरे के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो वहाँ पर 0 एलिमेंट यानी कि 0 से इसलिए शुरू होती है बिकॉज 0 डिपिक्ट्स दी बेस एड्रेस। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एरे के अंदर एलिमेंट्स पुट करने हैं, तो राइट हियर दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट println, एंटर द एलिमेंट। 1 बाय 1 पूछेगा, आपको एलिमेंट को एंटर करना है। राइट हियर दैट इज एरे ए है आपके पास, एरे के i इंडेक्स पे विल राइट हियर sc डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि हमें यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को एंटर करना है। तो हर बार यूजर से पूछेगा, वो यूजर क्या करेगा, हर बार एक नए एलिमेंट को एंटर करेगा और वो एरे के आई रिस्पेक्टिव इंडेक्स में पहुंचता रहेगा, और यहाँ पर इंडेक्स इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद इसको आप क्लोज कर दो। सो बाय दिस लूप हमने यहाँ पर एलिमेंट्स को एंटर कर दिया, एंट्री ऑफ एलिमेंट्स।
ओके, दिस इज द एंटरिंग ऑफ एलिमेंट्स। ये लूप है आपके पास, लूप फॉर एंटरिंग द एलिमेंट्स। जैसे ही आपने एलिमेंट्स को एंटर किया, अब आपको क्या करना है, सारे के सारे एलिमेंट्स का सम करना है, तो फिर से आपको उनको एक्सेस करना पड़ेगा। एक्सेस करने के लिए देख लेते हैं क्या करते हैं। अब यहाँ पर एक फंक्शन यूज करना है हमको, जो एरे के अंदर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स की लेंथ निकालेगा। आप उसको भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज क्योंकि हमने यहाँ पर पहले स्टैटिक अप्रोच लिए, तो हमें पता है कि हमारे पास जो एरे का साइज है वो कितना है, एरे का साइज है हमारे पास 10। नाउ लूप लगाते हैं दोबारा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपके पास इंडेक्स बढ़ेगा ना, i इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले a ऑफ 0 पे एलिमेंट को इंसर्ट करेगा, देन वी हैव a ऑफ 1 पे करेगा, ऐसे चलते चलते करते आपके पास a ऑफ 9 तक आपको एलिमेंट्स को इंसर्ट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज i शुड बी लेस देन 10। अब इसके ऊपर दोबारा लूप लगाते हैं हम लोग। लिखा हमने फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0 एंड j शुड बी लेस देन 10, राइट हियर j प्लस प्लस। बिफोर दैट यू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर सम इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग सम इसमें प्रिंट करेंगे। राइट हियर सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे के जे इंडेक्स को, एलिमेंट को यहाँ से फेच करने के बाद वो हमारे पास सम वेरिएबल में ऐड करता रहेगा। इससे बाहर आने के बाद हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल। यहाँ पर मेन मेथड और क्लास को आपने बंद कर दिया। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, जितने भी आपने एलिमेंट्स को एंटर किया था एरे के अंदर, वो सारे के सारे एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर उनका सबका सम हो जाएगा। सम कैसे होगा, फॉर एग्जांपल जो एरे ए है आपके पास, वो एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, इट इज़ 1 9 20 10, देन वी हैव 6 1 4 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8, then we have -3, then we have 2. Okay, if you want to give the indexing 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, यहाँ पर 10 एलिमेंट्स हुए। नाउ कम टू दिस लूप, यहाँ से हमने एंट्री कर लिया एलिमेंट्स की। इस लूप पे आते हैं। देखिए सबसे पहले इन द फर्स्ट इटरेशन i आपके पास 0 है, सम की वैल्यू कितनी है, सम इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ आपके पास पहले इटरेशन में, सम इज इक्वल टू 0 प्लस पहला एलिमेंट क्या है 1, सम के अंदर आ गया 1। जैसे ही बनाया, बनाने के बाद j की वैल्यू आपके पास बढ़ गई और j का जो इनकी यहां पर चला गया आपके पास, j इज इक्वल टू 1 हो गया। नाउ इन द सेकंड इटरेशन व्हेन j इज इक्वल टू 1, बिकॉज j पे लूप चलाया हमने, तो j इज इक्वल टू 1 पे कौन सा एलिमेंट आएगा, a ऑफ j पे कौन सा एलिमेंट है, सम के अंदर कितना है, सम है आपके पास 1, और इसमें हमको प्लस करना क्या है, सम के अंदर प्लस करना है हमें एरे का, दैट इज प्लस एरे ऑफ फर्स्ट। यहां पर देखिए फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है आपके पास 9 है, तो यहां पर कितना हो गया, दैट इज 1 प्लस 9, ये हो गया आपके पास 10। अब थर्ड इटरेशन में आपके पास जो वैल्यू है, थर्ड इटरेशन में जाएगा, वैल्यू आपके पास फिर से इंक्रीमेंट होगी। तो वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद अब j जो है आपके पास, इट विल पॉइंट टू दिस लोकेशन। j आपके पास कितना है, j आपके पास है 2, और a ऑफ j में कौन सा एलिमेंट है 20, तो सम कितना हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 10 प्लस a ऑफ 2, बिकॉज j आपके पास 2 है, तो कितना हो गया, ये हो गया 30। तो ये लूप इस तरह चलेगा। जैसे आपके पास ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये लूप टर्मिनेट होगा, और लूप टर्मिनेट होने के बाद इट विल कम आउट ऑफ दिस लूप एंड प्रिंट द ओवरऑल सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे। ये इस तरह चलेगा। आसान लॉजिक है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को एंटर कर सकते हैं, और एंटर करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका सम कर सकते हैं। ये लॉजिक बड़ा आसान है। सिमिलरली आप लोग इसका प्रोडक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ सीखा कि एलिमेंट्स को हम लोग एंटर कैसे करते हैं। अब अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूं जहां पर हमें सर्चिंग करनी है एरे के अंदर, दैट इज सर्चिंग इन एन एरे। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई गिवन एलिमेंट है आपके पास, उस गिवन एलिमेंट को आपको अपने एरे के अंदर सर्च करना है। आसान लॉजिक है। ठीक है,
तो यहां पर हम जो एरे इनिशियलाइज करेंगे वो इनिशियलाइज करेंगे हम एरे इनिशियलाइजर मेथड से। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है, एरे का नाम आपके पास दिस एन एरे ए, ओके, और हमने एरे इनिशियलाइजर से इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को पुट कर दिया। यहाँ लिख दिया हमने 1 -3 5 7 6 2 12 देन वी हैव -5। ये कुछ एलिमेंट्स है हमारे पास। अब देखिए सर्चिंग का मतलब होता है कि एरे के अंदर से मुझे कोई एलिमेंट को सर्च करना है। फॉर एग्जांपल जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है, एलिमेंट टू बी सर्च मैंने लिया फॉर एग्जांपल 2, इस एरे के अंदर 2 प्रेजेंट है कि नहीं है, मुझे चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करूंगा मैं इसके ऊपर लूप लगाता हूं। लूप लगाने के बाद आई विल कंपेयर माय गिवन एलिमेंट। आप गिवन एलिमेंट को एरे के हर एक एलिमेंट से, एरे के सिंगल एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। लॉजिक समझ लीजिए आप। हमने क्या किया, लूप लगाया। लूप लगाने के बाद जो गिवन एलिमेंट है 2, तो हमने क्या किया, 2 को हमने इससे कंपेयर किया, 2 को हमने 3 से कंपेयर किया, 2 को हमने 5 से कंपेयर किया, 2 को हमने 7 से कंपेयर किया, 2 को फिर 6 से कंपेयर किया, 2 को जैसे 2 से कंपेयर किया, दैट इज एलिमेंट मिल गया आपको। इसका मतलब हमारा एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट था। तो क्योंकि मैं एलिमेंट को 1 बाय 1 कंपेयर कर रहा हूं, तो इस टेक्निक को बोलते हैं लीनियर सर्च। बहुत आसान टेक्निक है, याद रखिएगा इस बात को। सो पहली जो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च। सो इन लीनियर सर्च व्हाट वी डू, we take the element and we compare with the adjacent element, that is all the elements of an array till the element is found. This is called linear search. It is the simplest technique, okay, simplest searching technique है ये, in which we compare the given element with all the respective elements of the array। इसका मतलब यही है, एरे में भैया हर एक एलिमेंट से कंपेयर कर लेते हैं, सिंपल टेक्निक है। जहां पर एलिमेंट मिला वहां पर एलिमेंट फाउंड, अदरवाइज हमारा एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट नहीं है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ लीनियर सर्च। देखिए परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी एल्गोरिथम कितने रिस्पेक्टिव टाइम में आपको रिजल्ट ड्रिवन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस। तो यहां पर परफॉर्मेंस नापने के लिए हम लोग जो नोटेशन यूज करते हैं, वी हैव डिफरेंट नोटेशन। यहां पर हम यूज करेंगे बिग ओ। सो बेसिकली बिग ओ नोटेशन आपको एक एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी देती है कि वो कितने टाइम में या कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन में आपको रिजल्ट देता है। इस बात को आप समझना, नंबर ऑफ कंपैरिजन, नंबर ऑफ कंपैरिजंस। अब सबसे पहले लीनियर सर्च के ऊपर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है और इस एरे के अंदर से हमें कोई एलिमेंट को सर्च करना है, जैसे 5 9 2 6 7 देन वी हैव 10। तो यहां पर आपके पास अगर हम इंडेक्सिंग के हिसाब से देखें, वी हैव 0 1 2 3 4 5, तो यहां पर आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं। तो हमें कोई भी एलिमेंट को सर्च करना है। देखिए सबसे पहली बात, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट केस, दैट इज बेस्ट केस का मतलब हुआ कि एलिमेंट को जैसे ही हमने सर्च किया वो आपको पहली पोजीशन पे ही मिल गया यहां पर। तो हमें कंपैरिजन कितना करना पड़ा, हमें कंपैरिजन करना पड़ा सिर्फ पहली एक बार। तो बेस्ट केस हुआ इफ द एलिमेंट इज फाउंड एट बिगिनिंग ऑफ द एरे। तो बिगिनिंग ऑफ द एरे का मतलब हुआ कि एक कंपैरिजन किया, तो इस केस में जो हो जाएगी आपके पास बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसका नोटेशन बताया मैंने, बिग ओ होता है, ये होगा बिग ओ ऑफ 1।
ये बात को समझना। ये 1 जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कंपैरिजन दैट वी हैव ड्रिवन टू फाइंड द रेस्पेक्टिव एलिमेंट। नाउ इन केस अगर हमें एलिमेंट को सर्च करना है और वो हमें लास्ट में मिला, ठीक है, कहां मिला हमें, उसको बोलते हैं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का मतलब हुआ जो एलिमेंट हमने सर्च किया, एलिमेंट सर्च्ड is found at last index of the array। जो एलिमेंट हमने सर्च किया वो कहां मिला आपको, वो लास्ट इंडेक्स में मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इस केस में बोलते हैं दैट इज वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपके पास इन एन एरे देयर आर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इस केस में हमारे पास साइज जो एरे का हमने बोला, साइज ऑफ एरे, ये हमने बोला n। तो इस केस में क्या हो जाए, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग O ऑफ n, यानी ये लास्ट में आपको मिला, लास्ट पोजीशन पे एलिमेंट मिला। और ये O है आपके पास नोटेशन, ऐसे बहुत सारे नोटेशन होते हैं, थीटा, ठीक है, ओमेगा, बहुत सारे नोटेशन होते हैं, उसमें एक नोटेशन जो है वो है आपके पास बिग O, इसको बोलते हैं बिग O नोटेशन। सो बेसिकली बिग O नोटेशन आपको किसी भी एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस देता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंपैरिजन। तो यहां पर नंबर ऑफ कंपैरिजन देखिए, ये नोटेशन है और एक कंपैरिजन में एलिमेंट मिल गया, यानी कि पहली पोजीशन पे मिला, एक कंपैरिजन करना पड़ा। एलिमेंट सबसे लास्ट में है, तो जितना एरे का साइज हुआ, एरे का साइज n है, फॉर एग्जांपल n एलिमेंट्स एरे के अंदर हुए, तो सबसे लास्ट में मिला, तो इसलिए यहां पर बिग O है। तो लीनियर सर्च समझ गए आप लोग। लीनियर सर्च परफॉर्मेंस बेस्ट तब होता है जब एलिमेंट आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे होगा, और वर्स्ट तब होगा जब एलिमेंट आपके पास लास्ट पे होगा। लीनियर टेक्निक समझ गए, एक एलिमेंट को पिक करना है, एक एलिमेंट को पिक करने के बाद सारे के सारे रेस्पेक्टिव एलिमेंट से हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। तब तक करेंगे जब तक आपके पास जो एलिमेंट है वो नहीं मिलता। इन केस आपको एलिमेंट मिल जाता है तो आपके पास उस रेस्पेक्टिव एलिमेंट को आप प्रिंट कर देंगे कि एलिमेंट इज फाउंड। नाउ इसके रिगार्डिंग एक प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। नाउ और यहां पर एरे हम लेंगे एरे इनिशियलाइजर मेथड से। सो वी हैव अ क्लास, देन वी हैव योर लीनियर सर्च क्लास, लीनियर सर्च। उसके बाद देखते हैं हमने एक एलिमेंट को सर्च करना है। सबसे पहले आप लिखो यहां पर पब्लिक स्टैटिक void main, write here string argument। इसको लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट लिया जिसको हमें सर्च करना है। उससे पहले हमने एक इंटीजर टाइप का एरे है आपके पास, ठीक है, इस एरे को हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज के लिए हमने क्या किया, वैल्यू डाल दी 10, 15, 20, 60, 70, देन वी हैव -3, 0, ये हमने वैल्यू डाल दी। नाउ इसके अंदर एक वैल्यू है दैट इज इंटीजर जो हमें सर्च करना है, इंटीजर n इज इक्वल टू जो हमने एलिमेंट सर्च करना है, फॉर एग्जांपल दैट इज योर 20, ये हमें सर्च करना है। तो दिस इज द एलिमेंट टू बी सर्च, ओके, एलिमेंट टू बी सर्च्ड, ये आपके पास ये एलिमेंट होगा जिसको हमें सर्च करना है। नेक्स्ट थिंग इज आप क्या करेंगे, इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं। टू राइट हियर दैट इज इंटीजर l इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, एरे की हमने लेंथ फाइंड कर दी। अब हम इसके ऊपर लूप लगाते हैं। लूप लगाया दैट इज फॉर इंटीजर i, कहां से चलेगा, 0 से, एंड i शुड बी लेस देन लेंथ ऑफ द एरे, राइट हियर i प्लस प्लस। देख लेते हैं इफ, तो जो हमारा गिवन एलिमेंट है, ये आपके पास गिवन एलिमेंट है n, इफ n इज इक्वल टू दैट इज एरे के i इंडेक्स पे, किसी भी i इंडेक्स पे बराबर होता है, उस केस में विल प्रिंट दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट println। So what will write? Will write the element is found. Will write here element is found। अगर आपको एक ही ऑकरेंस देखना है, अगर आपके पास रिपीटेड हुआ, इसको लिखने के बाद व्हाट यू डू, यू राइट द ब्रेक स्टेटमेंट, यानी कि जैसे ही आपको एलिमेंट मिला आप वहां से बाहर आ गए, एंड क्लोज द फॉर लूप। ब्रेक,
देन यू राइट एल्स। अगर आपको एलिमेंट नहीं मिला तो राइट हियर दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट println, राइट हियर एलिमेंट नॉट फाउंड। अगर हमने पूरे के पूरे एरे को स्कैन कर दिया और हमें तब भी एलिमेंट नहीं मिला तो विल राइट हियर एलिमेंट इज नॉट फाउंड। यहां पर हमने फॉर लूप क्लोज किया, मेन मेथड और क्लास को हमने क्लोज कर दिया। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल टेक्निक इन विच व्हाट वी डू, वी टेक एन एलिमेंट एंड सर्च विद ऑल द रेस्पेक्टिव एलिमेंट इन एन एरे। नाउ इन केस वी हैव 20, तो देख लेते हैं पहले इटरेशन में क्या होगा, आई आपके पास 0 है और ए ऑफ आई में क्या होगा 10, तो एन आपके पास बराबर नहीं हुआ किसके, ए ऑफ आई यानी ए ऑफ 0। इसमें 20 है और हमें जो सर्च करना था एलिमेंट, सॉरी इसमें 10 है, हमें सर्च करना था 20, तो 20 इज नॉट इक्वल। तो सेकंड इटरेशन में देखें, सेकंड इटरेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई हो जाएगा 1 और ए ऑफ आई में जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 15। तो हमें सर्च करना था दैट इज 20, तो 20 इज नॉट इक्वल टू 15, इसलिए इटरेशन खत्म हो जाएगा। आगे इटरेशन बढ़ेगा, बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, इन द थर्ड इटरेशन आई की वैल्यू आपके पास, जो वैल्यू होगी आपके पास दैट वैल्यू विल इक्वल टू 2 एंड ए ऑफ 2 पे देखिए जरा, ए ऑफ 2 पे आपके पास क्या है 20, तो ये आपके पास यहां आ गया 20। नाउ एन के अंदर कितना है 20 है, तो दैट इज 20 इज इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू है। क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट है, लूप से बाहर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स नहीं प्रिंट करना कि एलिमेंट इज फाउंड, एलिमेंट इज फाउंड, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास रिपीटेड एलिमेंट 20 अगेन दोबारा प्रेजेंट है तो बार बार मैसेज प्रिंट करेगा। हाँ, ये तब हम करेंगे जब हमें किसी रेस्पेक्टिव एलिमेंट का ऑकरेंस फाइंड करना है, तो हम एक गिवन एलिमेंट को कंपेयर करते रहते हैं और एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं और उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहते हैं जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है। तो जैसे ही हमारे पास एक बार मिला तो हमने सी की वैल्यू को 1 कर दिया, देन इंक्रीमेंट करने के बाद 2 कर दिया। तो ये बता रहा है आपके पास इन केस अगर आपको कोई भी एक रेस्पेक्टिव एलिमेंट का ऑकरेंस या फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है तो उस केस में हम एक काउंटर वेरिएबल लेंगे और उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहेंगे जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, एक प्रोग्राम को आप इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये तो वो आपके पास सर्चिंग इन केस फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए आता है, फ्रीक्वेंसी में आपने एक कंडीशन और यहाँ पर पुट कर देनी है। सो ये आपके पास लीनियर सर्च। सर्चिंग टेक्निक और भी होती है, उनके बारे में बात करते हैं। एक दूसरी सर्चिंग टेक्निक है वो होती है आपके पास दैट इज बाइनरी सर्च। अब जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है टू। क्या मतलब होता है, टू। तो इसका मतलब हुआ कि एरे को हम यहां 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है, उस एरे को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एरे कंस्ट्रक्टर लेते हैं। यहां पर ये एक एरे का मैंने प्रोटोटाइप बना दिया और इसमें कुछ एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल दिस इज द एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 and 7, there are 7 elements. okay, this is an array A। यहाँ पर 7 एलिमेंट्स हैं और हमें क्या करना है, उनको सर्च करना है। ये इंडेक्सिंग देते हैं 0 1 2 3 4 5 6। तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 7 एलिमेंट्स इन दी एरे। एक एरे है, इसके अंदर हमारे पास टोटल 7 एलिमेंट्स हैं और 7 एलिमेंट्स में हमको क्या लगाना है, बाइनरी सर्च टेक्निक। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च को समझ लेते हैं कि क्या टेक्निक है और किस तरह काम करती है। बाइनरी सर्च टेक्निक, पहली बात इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इट वर्क्स ऑन सॉर्टेड एरे। अभी बोलोगे सॉर्टेड एरे क्या है, सॉर्टेड एरे है या तो एलिमेंट सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में, नंबर 1 चीज। सेकंड है आपके पास, यहां पर हम एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और फिर रेस्पेक्टिव पार्ट में, जैसे हमारे पास एक एरे है और ये एरे है, इसमें एक पार्ट तो ये हो गया, दिस इज दी सेकंड पार्ट, ये आपके पास मिड हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो गिवन एलिमेंट को मिड से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है 2, ये है 5, ये है 6। तो मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मुझे सर्च करना है 4 करना है, ये देख लेते हैं। सॉरी,
मुझे सर्च करना है 2, तो मैंने कंपेयर किया, इफ अगर मिड जो एलिमेंट है मेरे पास उससे बड़ा है, यानी कि n से बड़ा है, तो मुझे किधर जाना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, ये इसकी राइट साइड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में गया, लेफ्ट साइड में मैंने क्या किया, मेरे को एलिमेंट मिल गया। तो क्या हम इसमें नंबर ऑफ सर्चेस को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर सिंपल टेक्निक ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरे का मिड कंप्यूट करते हैं। बाइनरी का मतलब होता है 2, दैट इज एरे को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया और इसमें मिड एलिमेंट ले लेते हैं, दैट इज सॉर्टेड होना चाहिए। ये आपके पास 3, देन वी हैव 10, देन वी हैव 15, 20, 70, देन वी हैव सॉर्टेड होना चाहिए तो 76, देन वी हैव 85। देखिए सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड का मतलब हुआ कि एलिमेंट्स जो है वी हैव असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये ड्रॉबैक भी है और बाइनरी सर्च इसी पे काम करता है। इसका मतलब एलिमेंट्स को अगर आप सॉर्टेड मैनर में सॉर्ट करोगे तो बाइनरी सर्च लगाओगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अभी यहाँ रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंप्यूट करते हैं मिड, आपको इसके इटरेशन दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्यूट करेंगे मिड। तो मिड वो आपके पास ये वैल्यू है आपके पास बिगिनिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स, ओके। बिगिनिंग इज द इंडेक्स, नॉट द वैल्यू, प्लीज नोट दिस। बिगिनिंग एंड एंड इंडेक्स है, ये है एंड इंडेक्स, ओके। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द इंडेक्स एंड द एलिमेंट। सो ये है आपके पास बिगिनिंग इंडेक्स, वो है आपके पास एंड इंडेक्स, और यहाँ पर मिड कैलकुलेट करते हैं। सो मिड हुआ हमारे पास, मिड इज इक्वल टू दैट इज बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2। आप क्योंकि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ले तो अपना आप ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इट विल कम ऑन टू दी थर्ड। आप मैनुअली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है हमारे पास मिड में, तो मिड के अंदर क्या है, दैट इज मिड इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स क्या हुआ, ये हुआ आपके पास 3, ठीक है। यहाँ पर अभी इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। अगर आप इस मिड एंड ओके और लास्ट एंड इंडेक्स के बीच में कंफ्यूज मत होना, बिकॉज ये इंडेक्स है। एलिमेंट जो है आएगा आपके पास, एलिमेंट इस तरह आता है, ए ऑफ मिड, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, इंडेक्स लिखा है, एलिमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। नाउ मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक एलिमेंट। यहाँ देखते हैं एलिमेंट टू बी सर्च, ये हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल 10, ओके, इज इक्वल टू 10। ये मेरे पास वैल्यू है n इज इक्वल टू 10, जो मुझे वैल्यू को सर्च करना है। तो पहले इटरेशन देखते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई इन द फर्स्ट इटरेशन, ठीक है, दैट इज फर्स्ट इटरेशन। जब लूप पहली बार रन होगा तो हमारे पास रेस्पेक्टिव वैल्यूज है, हमने निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं। देखिए सबसे पहले इफ कंडीशन लगाई, अगर आपके पास इफ दैट इज जो आपके पास मिड है, दैट इज एरे का मिड एलिमेंट है आपके पास, ये बराबर हो जाए आपके पास n के। अब जैसे ही मैंने लिखा, ये आपको एलिमेंट डिनोट कर रहा है, ये इंडेक्स नहीं है। अभी मिड इंडेक्स है, उस पे एलिमेंट, तो यहां पर क्या है 20 है, तो 20 किसके बराबर है, ये कंडीशन 10 के बराबर तो नहीं, मुझे तो 10 सर्च करना था यहां पर, तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स है। तो अगर कंडीशन फॉल्स होती है फिर हम अगेन क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं। देखिए लिखा एल्स इफ, हमने कंपैरिजन किया, क्या हमारे पास जो एलिमेंट है, अगर हमारे पास जो एलिमेंट है अगर वो मिड से बड़ा है, देखिए अगर वो मिड से बड़ा है तो वो एलिमेंट किधर होगा। देखिए अगर ये मिड है आपके पास, तो एलिमेंट अगर 20 बड़ा है, ठीक है, तो किधर प्रोसीड करना पड़ेगा हमको किधर प्रोसीड है, यानी कि मिड बड़ा है एलिमेंट छोटा है, तो हमें इधर प्रोसीड करना पड़ेगा, दैट इज ऑन दी लेफ्ट साइड। अब कंडीशन देख लेते हैं। देखिए 20 बड़ा है आपके पास 10 से, कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू होने के बाद क्या होगा कि मुझे मिड की वैल्यू को क्या करना होगा, लास्ट वैल्यू बनाना होगा। अब मुझे एरे को सिर्फ इतना सर्च करना है, एरे को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्दर मैं एरे को 2 पार्ट में फिर से डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का एरे सर्च करना है। तो आपके पास जो नई वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, जो एंड होगा,
एंड विल बी इक्वल टू मिड -1। ये इंडेक्स है, पहले मेरा एंड इधर था, अब इस पूरे के पूरे एरे में इधर तो एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट है ही नहीं, तो हमने क्या किया, इस एंड को स्विच करने के बाद हम इस पोजीशन पे लेके आए, तो नया एंड क्या हुआ आपके पास, ये हुआ। तो आपके पास जो एरे आपको जो सर्च करना है अभी, वो कौन सा एरे होगा, एरे आपके पास ये हुआ, दैट इज 10, देन वी हैव 15, देन वी हैव 3, और ये है आपके पास बिगिनिंग, ये आपके पास अब बन गया एंड, बिकॉज मैंने एंड को क्या किया, मिड -1, तो मिड था, मिड से -1, बिकॉज मिड में क्या आपके पास 3 -1, तो एंड में जो इंडेक्स है वो कितना हुआ 2, देख लीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया सेकंड इंडेक्स। लॉजिक समझ गए आप लोग। फिर हम अगेन क्या करेंगे, लॉजिक फिर यही फॉलो करेंगे। अगर आपके पास इफ कंडीशन देखिए जरा, क्या हमारे पास जो मिड के अंदर जो एलिमेंट है, दैट इज मिड निकाला हमने इसका, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, दिस प्लस दिस, तो अभी आपके पास मिड कितना है, मिड आपके पास है इंडेक्स 1, तो मिड में देखा हमने, मिड में जो एलिमेंट है क्या वो बराबर है गिवन एलिमेंट के, दैट इज 10 इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू पे क्या हुआ, हमको एलिमेंट हमारा मिल गया, सो विल राइट हियर एलिमेंट इज फाउंड। ये होती है आपके पास जो टेक्निक है, इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च। तो बाइनरी में हम एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्दर 2 पार्ट में देखते हैं क्या सेकंड पार्ट में हमारा एलिमेंट है या फिर फर्स्ट पार्ट में है। तो अगर हमारा जो एलिमेंट है वो राइट साइड में, तो हम क्या करेंगे, हम लोग बिगिनिंग की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, यानी बिगिनिंग क्या हो जाएगा, अगर हमारा एलिमेंट जो है राइट साइड में होता तो हम क्या करते, हम लोग बिगिनिंग को इधर शिफ्ट कर देते, दैट इज बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड +1, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड तो सर्च करनी नहीं है, हमें क्या सर्च करना है, हमें लेफ्ट राइट में सर्च करना है। लेकिन इस केस में मुझे क्या था, मुझे पता है कि मेरा राइट में एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए इधर तो मुझे सर्च करना ही नहीं है, मुझे कहाँ सर्च करना है, मुझे सर्च करना है एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरे। ये है टेक्निक, दिस इज कॉल्ड योर बाइनरी सर्च। तो बाइनरी में 2 पार्ट में डिवाइड किया, और तब तक करते हैं जब तक आपके पास रेस्पेक्टिव एलिमेंट मिड में नहीं मिलता। अब इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए, अगर आपके पास एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, इट विल रिटर्न दैट द एलिमेंट इज नॉट फाउंड, और प्रिंट एलिमेंट इज नॉट फाउंड। और ये तब तक चलेगा अगर इसको वाइल लूप में डाल दें, वाइल तब तक जब तक आपके पास बिगिनिंग एंड से छोटा होगा, तब तक चलेगा, यानी कि बिगिनिंग और एंड तब तक एक जगह नहीं आते। देखिए, अगर ये एलिमेंट यहां पर भी ना मिलता तो मुझे क्या करना होता, मुझे फिर इसको स्विच करना पड़ता, तो स्विच किया मैंने, दैट इज एंड और बिगिनिंग एक ही जगह आ गए, और जब एक जगह आ गए तो एलिमेंट अभी तक भी नहीं मिला, तो इसका मतलब एलिमेंट इज नॉट फाउंड। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। सो दिस इज अ प्रोग्राम फॉर योर बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं, मैं आपकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो जैसे बाइनरी सर्च के अंदर एरे को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी। तो बाइनरी सर्च को हम एरे को किस में डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, अगर आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वी हैव 8, तो यहां पर जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो है 2 की पावर n, यानी कि नंबर ऑफ कंपैरिजन। ये देखिए जरा, इसका मतलब क्या हुआ, n, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 8 को 2 की पावर 3, तो हमें क्या करना होगा, 3 कंपैरिजन करने होंगे, इसको देख भी लेते हैं। अगर हमारे पास 8 एलिमेंट हैं और 8 एलिमेंट में हमको ढूंढना है कोई भी एलिमेंट, तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और मुझे एक एलिमेंट को सर्च करना, दिस इज द एलिमेंट, ओके। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द मिड। तो एक इटरेशन हुआ कंपैरिजन, नंबर 1 कंपैरिजन हुआ फर्स्ट, हम लोग इधर प्रोसीड कर गए, तो ये एलिमेंट ढूंढना है, ये आपके पास क्या हुआ एंड, ये आपके पास बिगिनिंग है। अगेन एलिमेंट को हमने कंपेयर किया, यहाँ का मिड निकाला, सेकंड कंपैरिजन हुआ। देखिए, पहला कंपैरिजन तो यहाँ पर हुआ, सेकंड कंपैरिजन के लिए हमने दोबारा मिड निकाला। मिड निकालने के बाद देखिए, फिर हमने क्या, एलिमेंट अगर आपका कितना इधर प्रेजेंट है तो हमने क्या किया, फिर दोबारा मिड कंप्यूट किया तीसरी बार, तो आपको तीसरी बार में एलिमेंट मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, इन केस इफ वी हैव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज वी हैव 64 एलिमेंट्स इन एन एरे, तो यहां पर 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6,
तो इसका मतलब 6 कंपैरिजन में आपके पास आपको एलिमेंट मिल जाएगा। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। लॉजिक समझ गए? जितने एलिमेंट हुए उतने एलिमेंट को आप इस तरह परफॉर्म कर दो, क्योंकि 2 का मतलब हुआ कि बिकॉज बाइनरी सर्च का यूज कर रहे हैं, और बाइनरी का मतलब होता है एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना। ये होती है कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसके ऊपर देखते हैं इसका प्रोग्राम। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर हम स्कैनर का यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एंटर द एलिमेंट जो हमें सर्च करना है। सो दिस इज द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। ये एलिमेंट हमको सर्च करना है। तो सर्च किया हमने एरे इनिशियलाइजर से, अपने एक एरे को हमने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद दिस इज द लेंथ ऑफ द एरे। फिर हमने ये इंडेक्स लिया है, ध्यान रखिएगा बेटा, दिस इज द इंडेक्स, और ये भी आपके पास इंडेक्स है। और फिर हमने यहाँ पर मिड का इंडेक्स कैलकुलेट किया। यहाँ पर क्या किया हमने, मिड का इंडेक्स कैलकुलेट किया। इंडेक्स कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने, जैसे पीछे मैंने आपको इटरेशन समझाया था, हमने लूप तब तक चलाना जब तक लास्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन फर्स्ट इंडेक्स। इसका मतलब एरे के अंदर आपके पास दैट इज एंड और बिगिनिंग एक ही जगह नहीं आ जाते, तब तक चलाना है। अगर ये आपके पास बिगिनिंग है और एंड भी यहाँ पर ही आ गया, तो इसका मतलब एलिमेंट आपको मिला है या नहीं मिला है, तब तक आपको चलना है। तो इस केस को देखिए, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई, अगर जो गिवन एलिमेंट है, ये आपके पास गिवन एलिमेंट है जो आपको सर्च करना है, ये गिवन एलिमेंट है जो सर्च करना है, क्या आपके पास एरे के मिड से बड़ा है? तो अगर ये एरे के मिड से बड़ा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे पीछे देखा था हमने, जो आपके पास बिगिनिंग वाला है यानी कि फर्स्ट इंडेक्स है, ये आपके पास फर्स्ट है, ठीक है, इस फर्स्ट को इधर पहुंचाना है आपको। ये देखिए, इसका मतलब एलिमेंट किधर है, एलिमेंट आपका राइट साइड में है। किधर है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपको सर्च नहीं करना। उसके बाद एल्स इफ अगर ये बराबर है तो हमने सीधा लिखा एलिमेंट इज फाउंड, और हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया। पीछे देखा था हमने, अगर आपको मिड में ही एलिमेंट मिल गया तो फिर आप नया मिड क्यों निकालोगे और फिर सर्चिंग क्यों करोगे? आपको सर्चिंग करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं उस केस में। तो उस केस में हमको सर्चिंग नहीं करनी है, उस केस में सीधा सीधा हमने प्रिंट किया एलिमेंट इज फाउंड, और हम लोग लूप से बाहर आ गए, यानी कि लूप इज टर्मिनेटेड। लूप इज टर्मिनेटेड इन दिस केस। वरना लास्ट अगर ऐसा नहीं होता तो लास्ट को हमने मिड -1 किया, यानी कि जो लास्ट वाला हमारे पास जो एंड था, एंड को हम मिड से एक कम लेके आए और एरे का साइज हमने छोटा कर दिया। उसके बाद अगर आपके पास फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट, इसका मतलब एलिमेंट आपको मिला ही नहीं है। तो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल टेक्निक, जहां पर हमको देखने को मिलता है कि हाउ वी कैन सर्च एन एलिमेंट यूजिंग योर बाइनरी सर्च। तो ये 2 सर्चिंग टेक्निक है आपके पास एरे के अंदर, सिंगल डायमेंशन एरे में, कि हम एलिमेंट्स को कैसे सर्च कर सकते हैं। अब एक जो चीज है हम लोग सीखते हैं, हाउ वी कैन सॉर्ट द एलिमेंट्स। सर्चिंग देख लिया हमने, अब हम सॉर्टिंग सीखते हैं। सॉर्टिंग का मतलब हुआ कि एरे के अंदर एलिमेंट्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सॉर्टिंग इन एन एरे। सॉर्टिंग का मतलब हुआ एरे के अंदर एलिमेंट्स को किसी मैनर में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। तो यहां पर सॉर्टिंग में जो सबसे प्रिमिटिव टेक्निक है उसको हम बोलते हैं बेटा बबल सॉर्टिंग, उसको बोलेंगे बबल सॉर्टिंग। सो बबल सॉर्टिंग इज अ टेक्निक, जैसे बलून है, ठीक है, बलून की तरह हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट को सबसे कंपेयर करते रहते हैं एडजेसेंट एलिमेंट से, और उसकी पोजीशन को हम चेंज करते हैं। इस लॉजिक को देखते हैं, पहले समझ लेते हैं इसको। इन केस वी हैव एन एरे, ये एरे आपके पास, तो हमें हर एक एलिमेंट को आपस में कंपेयर करना है, उनको सॉर्ट करते जाना है। एक एरे ये है आपके पास, तो इसमें क्या करना है, जैसे हो गया 3, देन वी हैव 20, -2, -1, एंड देन वी हैव 10, एंड देन वी हैव 5। इसको हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ थोड़ा सा मैं तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये बबल सॉर्टिंग के लिए पूरा का पूरा एंटायर लेक्चर है, आप इस चैनल में जाके देख सकते हैं पूरे के पूरे लेक्चर को, तो उससे आपको एक बेटर आइडिया होगा। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ और फटाफट इसका प्रोग्राम करता हूँ।
तो इसमें हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपके पास दैट इज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, आपके पास इस तरह एलिमेंट आने चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए और फिर लार्जेस्ट होना चाहिए। तो व्हाट वी डू, वी टेक दिस आई एज द इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, एंड द जे एज द फर्स्ट इंडेक्स, ओके, एंड दिस इज एन एरे। हम लोग कंपेयर करते हैं, देखो बेटा, अगर आपके पास एरे के जे इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, समझना इस बात को, अगर वो बड़ा है आपके पास एरे के j+1 इंडेक्स के एलिमेंट से, इसका मतलब ये एलिमेंट इससे बड़ा है, ठीक है, ये एलिमेंट इससे बड़ा, तो स्वैप करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, स्वैप करेंगे इनकी पोजीशन, स्वैप द एलिमेंट्स। नाउ दिस इज द नेसेसरी कंडीशन दैट विल फॉलो, इज इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज द इंडेक्सिंग। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर एलिमेंट आपके पास बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली उसको स्वैप करेंगे। देखते हैं इसको, पहली कंडीशन देखते हैं बेटा, ए ऑफ जे कहां है, अभी 0 पे है, तो देखना जरा क्या 320 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो हमने जे को इंक्रीमेंट कर दिया। नाउ जे कहां है आपके पास, जे आपके पास यहां है और j+1 यहां पर होगी, ठीक। कंडीशन देखते हैं बेटा, क्या आपके पास अभी जे कितना हो गया आपके पास, ये हो गया दैट इज 20 इज ग्रेटर देन -2, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पे क्या किया, ट्रू होने पे जो नया एरे है वो ऐसा बन जाएगा, जो एरे है वो जगह 3 -2 को स्वैप किया बेटा, ये 20 है, -1, देन वी हैव 10 एंड 5, कोई दिक्कत नहीं। आइए अभी यहां पर ही आपके पास, ये आपके पास जे है, जे अब कहां है, जे यहां पर है और j+1 यहां पर है, ठीक है। अब देखते हैं अगेन, कंडीशन देखिए जरा, क्या 20 क्या आपके पास -1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर स्वैपिंग करेंगे। तो स्वैपिंग करने के बाद जो एरे है आपके पास कैसा बन जाएगा, एरे देखिए आपके पास दैट इज 3 -2, अब ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, देन वी हैव -1 20, ठीक है, देन वी हैव 10 और 5, उसके बाद -1 ये आपके पास जे हुआ, j+1 यहाँ पर है। आइए अभी आपके पास यहाँ पर एट द 0 इंडेक्स, कंडीशन देखिए जरा, अब फिर से कंडीशन हमने चेक करी, कंडीशन चेक करने पे फिर से क्या हुआ, फिर से आपके पास स्वैप होगा, तो स्वैप होने के बाद जो एरे बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा आपके पास, एरे बन जाएगा आपके पास 3 -2 -1 10, देन वी हैव 20 और 5। आई आपके पास पहली पोजीशन पे ही है, जे आपके पास यहाँ पर है और j+1 यहाँ पर है। फिर से कंपैरिजन किया हमने, कंपैरिजन करने पे देखिए फिर से आपके पास 25 से बड़ा है, तो फिर से क्या होगा, दो नंबर आपस में स्वैप होंगे। तो यही है बबल सॉर्टिंग टेक्निक, जहाँ पर आपके पास बबल की तरह एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से हम कंपेयर करते हैं और उनकी वैल्यू को हम स्वैप करते रहते हैं। ये है आपके पास 3 -2 -1, देन वी हैव 10 5 एंड 20, ठीक। जे अब इटरेशन के लास्ट में पहुंच गया, आई आप ही आपके पास यहां पर पहला इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इटरेशन में आपको एक बात देखने को मिली कि जब पहला इटरेशन यहां पर कंप्लीट होता है तो सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो क्या इस एलिमेंट को मुझे कंपेयर करना है, इस एलिमेंट को मुझे फर्दर कंपेयर नहीं करना। तो इस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में आप एक बात ध्यान रखिए, मुझे एरे को सिर्फ अब इतना सॉर्ट करना है क्योंकि एक एलिमेंट अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे पहुंच चुका है और उसको आपको कंपेयर नहीं करना फर्दर। तो इसलिए अब क्या करेंगे, हम आई की वैल्यू को हम यहाँ पे बढ़ाते हैं, दैट इज हमें एरे के साइज को श्रिंक करना है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट इटरेशन आई की वैल्यू को हम लोग 1 कर देंगे। लॉजिक समझ गए आप लोग, कहाँ कर देंगे, आई इज इक्वल टू 1 पे कर देंगे और तब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कि नंबर ऑफ कंपैरिजन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो परफॉर्मेंस क्या होगी इस एल्गोरिथम की, कि अगर आपके पास एक एलिमेंट हर एक एलिमेंट से कंपेयर होता है, दैट इज वन एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द एरे, और अगर एरे का साइज कितना n है तो इसका मतलब n एलिमेंट यानी एक n इंटू n, दैट इज बिग ऑफ n², दिस इज द वर्स्ट केस। ये क्या हुआ आपके पास,
वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हर एक एलिमेंट को एरे में सब एलिमेंट से कंपेयर करना है और एरे का साइज n है, तो इस केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस एल्गोरिथम की वो होगी बिग O ऑफ n स्क्वायर, यानी कि n एलिमेंट को n बार कंपेयर किया तब जाके पूरा का पूरा एरे आपके पास सॉर्ट हुआ। तो दिस इज हाउ द बबल सॉर्टिंग टेक्निक वर्क्स। अब इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं कि हम लोग बबल सॉर्टिंग टेक्निक को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लिखते हैं सबसे पहले क्लास, लिखा हमने बबल सॉर्ट, देन यू राइट हियर पब्लिक स्टैटिक void main, then write here string args। उसके बाद हम लोग एरे को यहाँ पर लेंगे एरे इनिशियलाइजर मेथड से। तो टेक अ सिंपल एरे ऑफ इंटीजर टाइप एरे है ए, और हमने उसको सीधा सीधा एरे इनिशियलाइजर से वैल्यू डाल दी -3, 20, 10, 5, 6, 7। वैल्यू डालने के बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर टेक्निक लगाते हैं दैट इज बबल सॉर्टिंग टेक्निक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आउटर लूप है, आउटर लूप को करने के लिए सबसे पहले वी कंप्यूट द लेंथ ऑफ द एरे। सो राइट हियर दैट इज इंटीजर n इज इक्वल टू a डॉट लेंथ, ये आपने कंप्यूट कर दिया लेंथ। उसके बाद लूप लगाते हैं एरे के ऊपर। तो सबसे पहले आउटर लूप चलेगा फॉर इंटीजर I is equal to 0 and I should be less than n, right here I plus plus। अब देखिए जो इनर लूप होगा, इनर लूप कहां तक रन होगा, इनर लूप रन होगा आपके पास n-1, यानी कि देखिए अगर मैंने 3 को पिक किया तो मैं इसको 3 से तो कंपेयर करने वाला नहीं हूं, मुझे क्या किससे कंपेयर करना है आपके पास, अगले एलिमेंट से। तो इसलिए जो j का लूप होगा, j का लूप किससे, साइज से एक कम रन करेगा, दैट्स इट विल रन बाय 1 इटरेशन लेस देन द साइज ऑफ द एरे। तो यहां लिखा हमने फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0 एंड j शुड बी लेस देन, ओके, दैट इज n-i-1। नाउ आई विल एक्सप्लेन, मैंने यहाँ पर i क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, राइट हियर j प्लस प्लस। यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हमने लिखा है यहाँ पर दैट इज इफ, इन केस अगर आपके पास जो j पोजीशन का एलिमेंट है वो बड़ा हो जाता है एरे के j+1 से, तो तभी तो स्वैपिंग करेंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, हमने देखा भी है ये। इस केस में हम लोग अब स्वैपिंग करेंगे। तो स्वैपिंग करने के लिए तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा है इंटीजर टेम्प, टेम्प कुछ नहीं कर रहा है, टेम्प इज अ वेरिएबल, ये वेरिएबल है जो वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो इंटीजर टेम्प इज इक्वल टू, वी राइट हियर एरे के j एलिमेंट को यहाँ लिखा हमने, और एरे के j एलिमेंट में हमने j+1 की वैल्यू को कॉपी कर दिया, और फिर एरे के j+1 के अंदर आपने एरे के टेम्प में जो वैल्यू थी उसको आपने कॉपी कर दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन स्वैप द 2 वैल्यूज। और ये तब तक करना है आपको जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रही, इफ कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक करना है। तो पीछे देखा भी था हमने, हमें स्वैपिंग तभी करनी है बेटा जब आपके पास j और j+1 जो एलिमेंट है आपके पास, दोनों एलिमेंट क्या होंगे, ये दोनों को दोनों एलिमेंट आपस में क्या हो, इनका कंपैरिजन करें। और जो आपके पास पहला एलिमेंट है यानी फर्स्ट एलिमेंट है, अगर वो अगले वाले एलिमेंट से बड़ा होता है तो उसको हम क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। इसका मतलब हाईएस्ट एलिमेंट जो ज्यादा वैल्यू वाला है उसको आपको राइट हैंड की तरफ शिफ्ट करना है। तो यही हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया। अब अगला जो लॉजिक लगाया हमने यहाँ पर n-1, देखिए हमेशा क्या होगा, एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया तो यहाँ पर j अगले इटरेशन में क्या होगा, j इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द एरे दैट इज n-i-1। अब i की वैल्यू जैसे 1 होती है तो आपको एक एलिमेंट को कंपेयर नहीं करना, जैसे आपके पास i की वैल्यू 1 होती है एक एलिमेंट को कंपेयर नहीं करना। और अगर आप j लेस देन इक्वल टू n-1 भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी इस एल्गोरिथम में कोई परेशानी नहीं है। बट एक एक्यूरेट एल्गोरिथम लिखने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशन को कंट्रोल किया है। तो नंबर ऑफ इटरेशन तभी कंट्रोल हो सकते हैं जैसे जैसे पीछे से एलिमेंट आपके पास सॉर्ट होते जाएं, हमको उनका कंपैरिजन नहीं करना है। इसलिए हमने यहाँ पर n-i-1 लिखा है, बिकॉज
जब भी एलिमेंट यहां पर सॉर्ट होते हैं उस केस में आपके पास, जैसे एलिमेंट आपके पास सॉर्ट हुआ उस केस में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, दिस इज कंट्रोलिंग नंबर ऑफ कंपैरिजंस, ये नंबर ऑफ कंपैरिजन को कंट्रोल कर रहा है। मैंने इसलिए लिखा हुआ यहाँ पर दैट इज n माइनस आई माइनस 1, ये लिखा हुआ है लॉजिक, ठीक है। ये आपने दोनों लूप बंद कर दिए एंड सिमिलरली क्लोज दी। नाउ बिफोर क्लोजिंग यू कैन ऑल्सो प्रिंट द एलिमेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ लूप लगा सकते हैं, तो यू कैन, अगर आपको प्रिंट करना है एलिमेंट को, अब यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं एलिमेंट्स को ना बेटा, तो फॉर इंटीजर k इज इक्वल टू 0 एंड k शुड बी लेस देन n, राइट हियर k प्लस प्लस। सो अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो सिस्टम, ये हम प्रिंट कर रहे हैं सॉर्टेड एरे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println and print the array of k element. So this will give you the sorted elements one by one. ओके, नाउ व्हाट यू कैन, अब इसको क्लोज कर दीजिए, ये हो गया। सो ये होगा आपके पास, पहले हमने सॉर्टिंग की, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग उसको एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम, जहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, बबल सॉर्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। समझिए बबल सॉर्टिंग क्या होता है। तो ये है आपके पास बेसिकली वन डायमेंशनल एरे, जहाँ पर सर्चिंग सॉर्टिंग की प्रिमिटिव टेक्निक से, सॉर्टिंग टेक्निक बहुत सारी होती है, और भी होती है सिलेक्शन सॉर्ट, वो इस चैनल में मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई है सिलेक्शन सॉर्ट की, आप उसको व्यू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, एक बार ओवरव्यू लेते हैं, टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, ये आपके पास है। सो एक टू डायमेंशनल एरे को समझते हैं हम, इसके ऊपर प्रोग्राम भी देखते हैं। देखिए टू डायमेंशनल एरे होता है, आपके पास मैट्रिक्स पढ़ी है आप लोगों ने, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास ये 3 क्रॉस सिटी मैट्रिक्स है, लेगा 3 2 7 9 2 1 5 6 4। अब यहां पर देखिए, यहां पर कितने एलिमेंट है, तो अगर हम बोले तो दिस इज द रो ओरिएंटेशन और ये होता है कॉलम ओरिएंटेशन। तो रो को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो आई से डिनोट करेंगे, और जो कॉलम को हम डिनोट करेंगे विल डिनोट बाय जे, ठीक है। अब हमने सिंगल डायमेंशनल के अंदर एलिमेंट्स को एंटर करना तो सीखा, अब यहां पर सीखते हैं कि हम डबल डायमेंशनल मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को कैसे एंटर कर सकते हैं और कैसे उन एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर एंटरिंग सीखते हैं एलिमेंट की। आप पोजीशन देखो, अगर मैं बात करूं ये एलिमेंट है आपके पास, तो इस एलिमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, अगर आपके पास एक टू डायमेंशनल एरे, तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं टू डायमेंशनल एरे की, रिप्रेजेंटेशन। ओके, नाउ एरे का नाम, दिस इज द नंबर ऑफ रो एंड दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम। ये आपके पास नंबर ऑफ रो है, ये नंबर ऑफ कॉलम, ये रिप्रेजेंटेशन है एक टू डायमेंशनल एरे का। तो टू डायमेंशनल एरे को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट पुट करोगे आप, अगर आप यू आर पुटिंग द एलिमेंट्स इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, तो जैसे हम एरे इनिशियलाइजर के अंदर पुट करेंगे, हमने करली ब्रेसेस लगाया, करली ब्रेसेस के अंदर लिखा 3, आई एम राइटिंग 2 7, तो ये एक रो का एलिमेंट है। सो दिस इज द सिंगल रो, नाउ सेपरेटेड बाय कॉमा, दूसरा 9 2 1, 9 2 1, ये दूसरे रो के हैं, कॉमा 5 6 4, ये तीसरी रो के एलिमेंट है आपके पास, ये हमने बंद कर दिया। So in an array initializer method, what can we do? We can straight away initialize the elements of row number 1, row number 2 and row number 3. कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे ये एलिमेंट का एड्रेस चाहिए, तो इस एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, दैट इज a of 0। भैया 0 रो और 0 कॉलम पे प्रेजेंट है ये। नाउ इन केस अगर मुझे 9 का एड्रेस चाहिए, 9 देखिए कौन सी पोजीशन पे है, 9 आपके पास, that is it is present on the first row, and ये रो है आपके पास, पहले वाली रो है, तो ये होगी 0 सेकंड रो है, और पहले वाले में प्रेजेंट है यानी 0। ये है आपके पास ओरिएंटेशन, देखिए जरा
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम हर एक एलिमेंट का एड्रेस लिख सकते हैं। अगर कोई मुझे पूछे कि व्हाट इज द एड्रेस ऑफ 4, देखिए यहाँ पर रो नंबर 2 है, दिस इज रो नंबर 0 1 2, कॉलम नंबर 0 1 2, तो दैट इज ए ऑफ 2 2 विल गिव यू 4, ये आपके पास ये हो गया। तो सेकंड रो में यानी कि ए ऑफ 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट है ये, क्योंकि हम लोग इंडेक्सिंग कहां से शुरू करते हैं, इंडेक्सिंग हम लोग 0 से शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट। तो अगर इसका साइज कैलकुलेट करना है तो साइज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका साइज क्या होगा, साइज ये होगा आपके पास रो इनटू कॉलम दैट इज आई इनटू जे, दिस विल बी द साइज ऑफ एन एरे, दिस विल बी द साइज ऑफ एन एरे। तो हमें क्या करना है, हमें एक डबल डायमेंशनल एरे के अंदर एलिमेंट्स को एंटर करना सीखना है। ओरिएंटेशन समझ गया आप डबल डायमेंशनल एरे की, तो यहाँ पर रो और कॉलम में हम एलिमेंट एंटर करते हैं, और अगर आपको डायरेक्टली एलिमेंट्स को एंटर करना है तो यू कैन स्ट्रेट अवे यूज दिस एरे इनिशियलाइजर मेथड। तो एरे इनिशियलाइजर से सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। बट हम लोग यहाँ पर सीखेंगे हाउ वी कैन एंटर द एलिमेंट्स बाय फॉलो। एंटरिंग द एलिमेंट्स into a two-dimensional array। टू डायमेंशनल एरे के अंदर हम एलिमेंट्स को कैसे एंटर करते हैं ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अगर आपके पास एक टू डायमेंशनल एरे 3x3 का, हमें उसके अंदर एलिमेंट्स को एंटर करना है, तो सबसे पहले हम एरे को इनिशियलाइज कर लेते हैं, राइट हियर क्लास। अब क्योंकि स्कैनर मेथड से करेंगे तो इससे पहले आप एक और स्टेटमेंट लिख लीजिए, दैट इज import java.util.scanner, ये स्टेटमेंट लिख लिया आपने। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद व्हाट यू डू, डिक्लेयर अ क्लास रेडिकल, देन यू डिक्लेयर द मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक void main and write here string arguments। इसको डिक्लेयर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट हियर स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसको इनिशियलाइज किया हमने। इसको इनिशियलाइज करने के बाद यहां पर क्या करते हैं हम लोग, यहां पर एक एरे को, टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर देते हैं। तो एरे का नाम हुआ दैट इज इंटीजर एरे है ए, और 3 रो है और 3 उसके अंदर आपके पास कॉलम है, इज इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है। सॉरी यहां पर इनिशियलाइजेशन साइज हम आगे देंगे, ये तो इनिशियलाइजेशन है। टू डायमेंशनल है, न्यू इंट, 3 रो है और 3 ही कॉलम है वहां पर, ये इसका साइज हो गया। आफ्टर इनिशियलाइजिंग द साइज, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम एलिमेंट को एंटर करें, राइट हियर दैट इज, ये ऑब्जेक्ट बना दिया हमने स्कैनर एससी। नाउ अब लूप लगाओ, आउटर रो इनर लूप। तो राइट हियर दैट इज फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 एंड i शुड बी लेस देन 3 i प्लस प्लस। ये डिनोट कर रहा है आपको रो, दिस इज डिनोटिंग दी रो। नाउ हर एक रो में हमें एलिमेंट को 1 बाय 1 इंसर्ट करना है, तो रो के लिए हमको कितनी बार, 3 बार तो लूप चलाना पड़ेगा। तो इसलिए एक रो में जब तक एलिमेंट पूरे नहीं होते हमें उसी रो में रहना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर नेस्टेड लूप इस्तेमाल करेंगे। फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0 एंड j शुड बी लेस देन 3, राइट हियर j प्लस प्लस, ये हो गया आपके पास। उसके बाद हम एलिमेंट को एंटर करेंगे, तो राइट हियर दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द एलिमेंट। ये हमने मैसेज डिस्प्ले किया। इसको करने के बाद राइट हियर दैट इज a ऑफ i j इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। यूजर से पूछा और हर बार यहाँ एलिमेंट एंटर करता रहा, और फिर उसके बाद हम दोनों लूप को क्लोज कर दिया। तो जैसे आपके पास पहले में इटरेशन क्या होगा, 0 होगा, देख लीजिए।
तो इन केस फर्स्ट इटरेशन आई अभी 0 है, कंडीशन ट्रू है, कहाँ गया, जे के पास गया, तो जे क्या होगा, जे इज इक्वल टू 0, ठीक है, कहाँ तक चलेगा, अप टू 2, दैट इज लेस देन। तो क्या करेगा यहाँ पर यहाँ पर पहले वाली रो है आपके पास, रो नंबर 1, तो रो नंबर 1 के अंदर क्या हुआ, जैसे रो 0 है, 0 मतलब फर्स्ट रो, ओके, 1 and 2, यहाँ क्योंकि इंडेक्स के ऊपर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर हमने एलिमेंट एंटर किए, फॉर एग्जांपल 2, 3, 5। अब ये जैसे इटरेशन रन होना बंद होता है, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई ये वाली, उसके बाद बेटा अगले वाली रो में आता है, रो नंबर नेक्स्ट लेके आएगा, फिर उसके बाद ये लूप उतनी बार फिर से चलेगा, इसलिए नेस्टेड लूप है। तो नेस्टेड लूप हमने समझा भी है, जब हम पैटर्न प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग नेस्टेड लूप को समझते हैं कि कैसे नेस्टेड लूप रन होते हैं। तो यहाँ पर भी हम नेस्टेड लूप का यूज करेंगे, दैट इज आउटर लूप जितनी बार, यानी कि आउटर लूप अगर आउटर लूप एक बार रन होता है तो उसके रिगार्डिंग जो इनर लूप है, इनर लूप 3 बार रन होगा, ठीक है। तो आउटर लूप जब सेकंड बार रन होगा, इनर लूप कितनी बार रन होगा, वो 3 बार रन होगा। आउटर लूप जब तीसरी बार रन होगा, थर्ड टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड एंड थर्ड टाइम, तो यहां पर भी आपके पास जो इनर लूप है वो 3 टाइम रन होगा। अब इनको ऐड करो तो टोटल नंबर ऑफ इटरेशन देखो कितने होंगे, दैट इज 3 + 3 + 3, दैट इज 9। अब देखो क्या आपके पास यहाँ पर 9 एलिमेंट्स नहीं है, देखना जरा, ये 3 × 3 मैट्रिक्स है, इस तरह आप एलिमेंट्स को एंटर करोगे। तो एलिमेंट्स को एंटर करने का जो तरीका है आपके पास, वो तरीका थोड़ा कैजुअल है, यानी कि हम लोग नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है अंशुमन, कैजुअल तरीका है ये, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इन एलिमेंट्स को हमने एंटर कर लिया। तो एलिमेंट्स आपके पास इस तरह एंटर होते हैं कि जब हम आपके पास पहली रो में लेते हैं उतनी बार ही हम इस कॉलम वाले लूप को रन करते हैं, ताकि उस रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 by 1 सारे के सारे एंटर हो जाए। नेक्स्ट थिंग, अब डबल डायमेंशनल एरे के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं बहुत छोटा सा। हमें क्या करना है, रो वाइज एलिमेंट्स का सम प्रिंट करना है। यहां लिख देते हैं, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट द सम ऑफ elements from a 2-dimensional array. Write a program in Java to print the sum of elements from a 2-dimensional array in row-wise order. row-wise order का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक एरे है, 2-dimensional array है, और 2-dimensional array के अंदर आपके पास 3 रो हैं, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये आपके पास 3, 2, 1, 5, 6, 7। नाउ रो वाइज का मतलब ये हुआ कि देखो इस पूरे के पूरे रो के जो एलिमेंट का सम होगा वो यहाँ पर आना चाहिए, इस पूरे के पूरे रो का जो सम है वो यहाँ पर आना चाहिए 11। हम लोग ऐसे प्रिंट करेंगे इसको, हर एक रो को स्कैन किया, रो को स्कैन करने के बाद उन एलिमेंट्स का सम हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है, पूरी की पूरी रो के एलिमेंट का। तो ये रो के एलिमेंट का सम प्रिंट करें, इस प्रोग्राम को देखते हैं। यहाँ पर हम जो एरे लिख लेंगे वो लेंगे हम एरे इनिशियलाइजर मेथड से, पीछे सीखा था हमने। सो दिस इज एन एरे इनिशियलाइजर मेथड, जहाँ पर हम एरे को सीधा सीधा डिक्लेयर कर लेते हैं। तो एक एरे को मैं एरे इनिशियलाइजर मेथड से डिक्लेयर कर लेता हूँ, उसके बाद उसका मैं सम करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है पर क्लास का नाम, क्लास रेडिकल एरे। इसको लिखने के बाद राइट हियर पब्लिक स्टैटिक void main, then we have string arguments। उसके बाद हम लोग एरे को इनिशियलाइज करते हैं, इंटीजर टाइप का एरे है और एरे है आपके पास 2-डायमेंशनल एरे, ये डिक्लेयर किया। एलिमेंट्स को पुट कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा 1, 3, 7, दिस इज द फर्स्ट रो। सेकंड रो के एलिमेंट पुट करते हैं 5, 6, 9, सेकंड रो 3, 6, -3, ये आपके पास थर्ड रो। ये हमने एरे इनिशियलाइजर से
एक 3 क्रॉस 3 बनाया हमने यहाँ पर, ये 3 क्रॉस 3 एरे है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर 3 ही तो रो है और 3 ही आपके पास क्या है, 3 ही आपके पास कॉलम। अब हमें क्या करना होगा, हमें रो वाइज प्रिंट करना है। तो जैसे आपके पास रो आती है उसका सम करना है आपको। लूप लगाते हैं, इसके ऊपर लिखा हमने दैट इज फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 एंड i शुड बी लेस देन 3 i प्लस प्लस। तो दिस इज द आउटर लूप जो रो के लिए। फिर उसके बाद देखिए जैसे आप रो को चेंज करते हो तब आपको सम प्रिंट करना है, तो यहां पर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटीजर सम इज इक्वल टू 0, इसी के अंदर हम लोग स्टोर करेंगे सम। उसके बाद फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0 एंड j शुड बी लेस देन 3, राइट हियर j प्लस प्लस। हो गया। तो जैसे ही हम लोग एक रो के अंदर हैं अभी, तो हमें कॉलम वाइज प्रिंट करना है, ये 1 2 3 एलिमेंट का सम प्रिंट करना है। तो राइट हियर दैट इज सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ i और j, ये प्रिंट हमने यहां पर कर दिया। ठीक है। जैसे ही हमने ये किया, इस लूप को हमने यहां पर क्लोज कर दिया, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट से एक रो के कर रहे हैं। इसको क्लोज करने के बाद आप प्रिंट कर लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो जो फर्स्ट रो है उसका सम प्रिंट कर दिया आपने। प्रिंट करने के बाद अगेन उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। नाउ क्लोज दी आउटर लूप, आउटर लूप क्लोज किया और फिर मेन मेथड और क्लास आपने क्लोज कर दिया। अब ये मैंने क्यों लिखा है यहां पर, देखो जैसे ही आपके पास रो चेंज होती है, रो चेंजेस देन वैल्यू ऑफ सम विल बिकम 0। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मुझे सारे के सारे एलिमेंट का सम करना होता तो इस सम को मैं बाहर लिखता और ये जो स्टेटमेंट है मैं लूप के बाहर लिखता, दोनों लूप के बाहर। लेकिन मुझे एलिमेंट का सम प्रिंट करना है रो वाइज। तो जैसी रो चेंज होती है, अब इसको देख लेते हैं। जैसे पहला इटरेशन आपके पास i कितना है, आपके पास i 0 है। j कितनी बार चलेगा, इसके लिए j चलेगा j इज इक्वल टू 0 टू 2, j इज इक्वल टू 0 टू 2। यहाँ इंडेक्सिंग के ऊपर बात करें। आप यहाँ पर 3 से कंफ्यूज मत होना, बिकॉज 3 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रोज, पर इंडेक्सिंग शुरू होती है आपके पास 0 से। तो जैसे आपने ये 0 किया, j इज इक्वल टू 0 टू 2, तो सबसे पहले जो एलिमेंट आया आपके पास दैट इज a ऑफ i, यानी कि आप a ऑफ 0 और 0 पे कौन सा एलिमेंट है, देखिए 1। तो सम कितना है, 0 था। सम इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 1, यानी 0 प्लस 1। नाउ अभी कंडीशन ट्रू है i के लिए, j के लिए देखिए जरा, j कितना हुआ, j हुआ आपके पास 1। तो फर्स्ट पे कितना है, देखो ये आपके पास 0 0 वाला एलिमेंट है, ये 0 1 वाला है और ये आपके पास 0 2 वाला एलिमेंट है। तो 0 1 में कितना हुआ, j 1 है, तो सम इज इक्वल टू 1 था सम के अंदर प्लस 3 हो गया। अगेन j हुआ आपके पास 2, तो सम के अंदर कितना था, सम इज इक्वल टू 4 प्लस 7, ये हुआ 11 हो गया आपके पास। नाउ आफ्टर 11 जैसे ही आपके पास j की वैल्यू 3 हो गई, नाउ j इज इक्वल टू 3 है, तो लूप टर्मिनेट हो गया। ये कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी। फॉल्स होने के बाद अभी सम के अंदर 11 था, हमने उसको प्रिंट कर दिया। देखिए यहाँ पर प्रिंट किया इसी लूप के अंदर। प्रिंट करने के बाद अब हमने i का लूप चेंज हुआ, i लूप का टर्मिनेशन यहाँ पर है। तो जैसे ही i लूप का टर्मिनेशन होता है, तो सेकंड इटरेशन के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट इटरेशन है, सेकंड इटरेशन के पास जैसे ही आपके पास i की वैल्यू 1 आएगी, अगेन सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए सम 0 हो गया। अगेन फिर से यही होगा। तो j कितनी बार चलेगा, j फिर से चलेगा 0 2 2, यानी 0 1 2 3 बार चलेगा। ये आपके पास देखिए, ये होगा आपका 1 0 1 1 1 2, तो ये 3 एलिमेंट आएंगे। ये क्या है, 2 0 2 1 2 2, ये इंडेक्सिंग। ठीक है, ये इंडेक्सिंग के हिसाब से लिखा मैंने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम 0 है, फिर आपके पास आएगा सम के अंदर 5, उसके बाद वैल्यू बढ़ेगी j की, उसके बाद आएगा यहाँ पर 5 प्लस 6, ठीक 11 हो गया, 11 प्लस 9 कितना आया, 20। तो जैसे ही आपने 20 आया, 20 कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये प्रिंट करेगा और बाहर आया। फिर से अगेन थर्ड इटरेशन के अंदर सम की वैल्यू आपके पास फिर से 0 हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिंट दी एलिमेंट्स इन अ रो।
यानी सम ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो। आसान है। अब एक और चीज़ है, अगर हमें कोई बोलता है कि 2 डायमेंशनल एरे के अंदर हमें उन सब एलिमेंट्स का प्रिंट करना है सम जो डायगोनल में हो, कहाँ पर हो वो, डायगोनल में। बहुत आसान कंडीशन इसके लिए। और 2 कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ पर, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम कर लेते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सब का मैं प्रोडक्ट कर लेता हूँ। इस कंडीशन को देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट the sum of diagonal elements from an 2D array while the product, okay, while the product of non-diagonal element. तो जो नॉन डायगोनल है उनका क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करना है। इस प्रोग्राम को देख लेते हैं आप लोग। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है, ये लिखा 2 3 7 1 5 6 2 9 10। तो डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं बेटा, ये जो है डायगोनल, पढ़ा है हम लोगों ने, ये डायगोनल है। इसके लिए कंडीशन क्या होगी, कंडीशन देखिए, अगर ये आपके पास ये 0 0 एलिमेंट है, ये 0 1 है, ये 0 सेकंड एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 1, यहाँ पर क्या होगा 2 2। कंडीशन समझ गए। इसका मतलब आई जब बराबर होगा जे के तो वो डायगोनल एलिमेंट होगा। आसान लॉजिक है। जब आपके पास आई और जे की पोजीशन दोनों की दोनों बराबर होंगी, वो एलिमेंट आपके पास डायगोनल एलिमेंट होगा। और डायगोनल एलिमेंट को छोड़ने के बाद सारे के सारे एलिमेंट नॉन डायगोनल होंगे। बहुत आसान लॉजिक है। इसको देखते हैं। एरे को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, एरे इनिशियलाइजर मेथड से ही करेंगे। सो इस प्रोग्राम को देखते हैं हम लोग, बहुत आसान है। लॉजिक समझ गए आप लोग। सो डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं बेटा जहां पर आपके पास आई और जे इंडेक्स यानी कि रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम, ठीक है, रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर, COLO, कूलम नहीं होता, कॉलम होता है, कॉलम नंबर, ठीक है। रो इज इक्वल टू कॉलम। ठीक, रो इज इक्वल टू कॉलम नंबर। इस चीज को देखते हैं हम लोग। और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट हैं उन सब का आपको क्या करना है, उन सबको आपका उनका प्रोडक्ट आना चाहिए। तो यहां पर लिखते हैं सबसे पहले वी राइट द क्लास नेम, राइट योर क्लास कंप्यूटेशन, ओके, देन यू डिक्लेयर द पब्लिक स्टैटिक void main, write here string argument। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करते हैं बेटा, एक एरे को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, दैट इज इंटीजर ए है, आपके पास एक एरे है और वो 2 डायमेंशनल एरे है, और हम एरे इनिशियलाइजर के अंदर उसके अंदर एलिमेंट्स को पुट कर लेते हैं। ये पुट कर 2 3 7 दैट इज 2, पहली रो है बेटा 2 3 7, सेकेंड रो है 1 5 6 1 5 6, और तीसरी रो है आपके पास 2 9 10, 2 9 और 10। तो तीनों के तीनों रो में हमने एलिमेंट्स को और कॉलम में एंटर कर दिया एलिमेंट्स को। सो ये एरे इनिशियलाइजर मेथड से हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सम करना है सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट का। तो आप लो इंटीजर सम नाम का वेरिएबल, उसको 0 से इनिशियलाइज किया, और एक इंटीजर प्रोडक्ट नाम का उसको हमने इनिशियलाइज किया 1 से। बिकॉज देखिए 1 से इसलिए इनिशियलाइज किया मैंने इसको क्योंकि जितने भी एलिमेंट है अगर आप 0 से इसको इनिशियलाइज करोगे तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने प्रोडक्ट किया आपके पास 1। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
इसके ऊपर लूप लगाते हैं। इट्स अ 3x3 एरे, लिखा हमने फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 एंड i शुड बी लेस देन 3, राइट हियर i प्लस प्लस, ये हो गया। उसके बाद हम लोग जे लूप लगाते हैं फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0 एंड j शुड बी लेस देन 3, राइट हियर j प्लस प्लस, हो गया। नाउ अगेन अभी हमें कंडीशन लगानी होगी। कंडीशन क्या होगी आपके पास, कंडीशन देखिए, यानी कि रो नंबर किसके बराबर होगा, कॉलम नंबर के। तो इफ i इज इक्वल टू j, तो बेटा इस केस में मुझे क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे के i और j रेस्पेक्टिव इंडेक्स के एलिमेंट को प्लस कर दिया हमने, हो गया, ये कर दिया। अब एल्स में चलते हैं। अगर इसके अलावा दो भी कंडीशन हुई, उनका प्रोडक्ट निकालना है, तो एल्स राइट है प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ i एंड j, एरे ऑफ i और j, इसका मतलब उन सब एलिमेंट्स का आपको प्रोडक्ट करना है। ठीक, इस लूप को आप क्लोज कर दो और आप आउटर लूप जो i का लूप उसको भी क्लोज कर दो। इन दोनों क्लोज करने के बाद अब इनको प्रिंट कर लेते हैं। तो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आपने सम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आपने प्रोडक्ट की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दी, और मेन मेथड और क्लास को भी आपने क्लोज कर दिया। सो दिस इज अ प्रोग्राम जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डायगोनल एलिमेंट उनका तो हमको क्या करना है, सम करना है। तो देखिए जहां भी कंडीशन होगी, आप सबसे पहले अगर चेक करें, वी हैव i इज इक्वल टू 0, उसके लिए j चलेगा आपके पास 0 to 2, j इज इक्वल टू 0 to 2 रन होगा ये। ठीक है, तो इस केस को देख लेते हैं एक बार। इस केस को एक बार देख लेते हैं, एक बार इसको जूम आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले इटरेशन में देखिए जब आपके पास i कितना हुआ, 0 है, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, जब आपके पास i 0 है, j का लूप चलेगा 0 से। तो पहली कंडीशन देखिए, जब आपके पास i 0 होगा और j 0 होगा, यानी कि ये एलिमेंट है 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 और 2 0 2 1 2 2। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है आपके पास, ये आपके पास एक एलिमेंट ये है, उसके बाद डायगोनल एलिमेंट ये है, और एक एलिमेंट आपके पास ये है। तो इन तीन एलिमेंट का आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो तीन एलिमेंट है इनका सम होगा। एक ये एलिमेंट आपके पास होगा, एक ये एलिमेंट है, और एक ये एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो इटरेशन देख रहे हैं आप लोग, जैसे आपके पास 0 0 है, तो सम के अंदर क्या होगा, सम के अंदर आपके पास 0 था, 0 प्लस पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 2। फिर जैसे इटरेशन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद आपके पास 0 1 होगा, तो 0 1 में क्या हो जाएगा आपके पास, इस केस में आपके पास कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो कंडीशन जब फॉल्स होगी आपके पास, तो उसका क्या होगा, ऐसे नंबर का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे नंबर का हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, इस बात को समझ लें। तो सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन के लिए होगा यहाँ पर जो हमने इफ कंडीशन लगाई है, जहां पर आपके पास रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर होगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम, जो बहुत बार आया भी है पेपर्स में, कि आपको जो डायगोनल एलिमेंट है उनका सम करना है, उनका प्रोडक्ट करना है, या फिर डायगोनल एलिमेंट को ही प्रिंट करना है। तो अगर आपको डायगोनल एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो जैसे कंडीशन आती है, तो आप यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, तो उससे आप डायगोनल एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हो। सो इससे एक नंबर ऑफ वेरिएशन प्रोग्राम क्रिएट होते हैं जो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर होते हैं, और उन सभी को हम इस लॉजिक से कर सकते हैं। बस हमको पहचान करनी है द कंडीशन ऑफ प्रिंटिंग द डायगोनल एलिमेंट। ओके, जो डायगोनल एलिमेंट है उनको कंडीशन है प्रिंट करने की, कंडीशन चाहिए आपको, उस कंप्यूटेशन से आप सारे के सारे एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं जितने भी आपके पास एरे के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने शुरुआत से एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, वन डायमेंशनल को भी, और टू डायमेंशनल एरे के अंदर कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स को डिस्कस किया है, और काफ़ी हद तक इसमें
लेक्चर के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपके जितने भी डाउट हैं रिगार्डिंग दी एरे उनको कवर किया जाए। आपने सॉर्टिंग देख लिया, सर्चिंग देख लिया, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, अच्छे से जावा पढ़िए। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड वेट फॉर दी नेक्स्ट वीडियो।